Hello students, welcome back in our chapter Tribals, Tycoons and the Vision of Golden Age। और इस चैप्टर में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरीके से कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने नए नए फॉरेस्ट लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस की, और वो फॉरेस्ट लॉज जो हैं उनसे ट्राइबल्स को क्या प्रॉब्लम आई और किस तरीके से उन्होंने जो है इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, यानी जो झूम कल्टीवेटर्स जो थे उनको भी परेशानी आई उससे, क्योंकि इन्होंने जो है मना कर दिया इनको फॉरेस्ट झूम कल्टीवेशन करने से। और इन फॉरेस्ट लॉज की वजह से झूम कल्टीवेटर्स जो हैं उनको मजबूरन जो है जंगल छोड़कर बाहर रहना पड़ा, लिवलीहुड के लिए भटकना पड़ा। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है उनके सामने भी एक समस्या आई। वो क्या आई कि अगर ये लोग जो है ट्राइबल पीपल जो है वो फॉरेस्ट एरियाज में नहीं रहेंगे तो ब्रिटिशर्स जो रेलवे ट्रैक बिछाने का काम कर रहे थे उसके लिए उनको लेबर कहाँ से मिलेगी। तो उस लेबर की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ जो ट्राइबल पीपल जो थे उनको कुछ कंडीशंस के साथ जो है फॉरेस्ट में कुछ एरिया में झूम कल्टीवेशन की परमिशन दे दी थी। बदले में उन्होंने क्या मांगा? फ्री ऑफ कॉस्ट लेबर मांगी उनसे, किसके लिए? रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। ठीक है, तो ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हमें डिस्कस करना था कि द प्रॉब्लम विद ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम आई, व्यापार में जो है इन फॉरेस्ट लॉज से क्या प्रॉब्लम आई, इसको हमें डिस्कस करना है आज अपनी इस क्लास में। तो व्यापार में क्या प्रॉब्लम आई उसको हम देखेंगे। द प्रॉब्लम विद ट्रेड, कि व्यापार के साथ क्या समस्याएं आई। ड्यूरिंग द 19th century, tribal groups found that traders and money lenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages। अब देखिए, जैसा कि हमने देख लिया था कि जो नई फॉरेस्ट लॉज जो बनी थी उन लॉज की वजह से बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप जो थे वो क्या हो गए थे? अनएम्प्लॉयड हो गए थे, अपने नेचुरल हैबिटेट से बेघर हो गए थे। अब उनके पास लिवलीहुड जो है उसके भी साधन नहीं रहे थे, क्योंकि फॉरेस्ट जो है उनको क्या बना दिया था? रिजर्व्ड बना दिया था। तो अब देखिए 19th सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप्स जो है उनको उनके साथ क्या होता है, वो क्या पाते हैं कि व्यापारी और मनी लेंडर्स जो है वो जंगलों में आते रहते हैं, मोर ऑफन, बार बार आते रहते हैं। क्या चाहते हैं? फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो इन ट्राइबल लोगों के पास है वो उनसे खरीदना चाहते हैं। फिर उनको जो है कैश में लोन देते हैं कि हम आपको पैसा उधार देते हैं, आप बदले में उस पैसे से ये काम करो और ये काम करके हमें ये सामान दे देना। ठीक है, तो कैश लोन ऑफर करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनसे काम करवाना शुरू कर दिया वेजेस के बदले, कि आप हमारे लिए ये काम करो, बदले में हम आपको क्या देंगे? तनख्वाह देंगे। It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening। और क्या हुआ? ट्राइबल ग्रुप जो था उसको कुछ समय के लिए भाई समय लगा, वक्त लगा समझने के लिए कि ये जो हो रहा है, ये आ रहे हैं, इसका परिणाम क्या निकलेगा। यानी ये व्यापारी वर्ग जो हमें लोन देने के लिए आ रहा है, अगर हम इनसे लोन ले लेते हैं, काम करते हैं इनके लिए वेजेस पर, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये रिजल्ट समझने में उनको थोड़ा वक्त लग जाता है। अब देखिए इसी संदर्भ में कंटेक्स्ट में हम देखते हैं, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर्स, कि इनको किस तरीके से समझ आता है रिजल्ट। तो उस रिजल्ट को समझने के लिए हम किसका केस देखते हैं? सिल्क ग्रोवर्स का मामला देखते हैं कि कुछ ट्राइबल लोग जो थे वो सिल्क ग्रोवर्स थे। वो क्या करते थे? रेशम के कीड़े जो हैं, वर्म्स जो है, सिल्क वर्म्स जो हैं, उनको रियर किया करते थे। अब उनमें से जो है सिल्क निकाला जाता था, तो फाइन क्वालिटी का इंडियन सिल्क जो है उसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में थी। तो व्यापारी वर्ग जो है इनसे कोकून खरीद लेता था, किनसे? ट्राइबल लोगों से सस्ते में, या फिर इनको लोन देता था ये सिल्क वर्म को पालने के लिए, रियर करने के लिए। अब लोन देते और फिर उनसे वो सस्ते दामों पर वो सिल्क वर्म जो है, कोकून जो है वो खरीद लेते। तो इस तरीके से ये ट्राइबल पीपल जो है ये किस में फंस गए?
मुनाफा तो दूर की बात, ये तो इस डेब्ट के, लोन के विशियस सर्किल में फंस गए थे। तो देखते हैं, इन द 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। 18वीं शताब्दी में भारतीय सिल्क जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड कहाँ थी? यूरोपियन मार्केट में थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड रैपिडली। भारत का जो अच्छी किस्म का इंडियन सिल्क जो था वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी यूरोपियन मार्केट में, इस वजह से इंडिया से सिल्क जो है वो यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में तेजी से एक्सपोर्ट किया जाने लगा था। As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand। और जैसे जैसे इंडिया का ट्रेड जो है और ज़्यादा एक्सपेंड हुआ और ज़्यादा फैला, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी जो थे, ऑफिशियल्स जो थे, उन्होंने ये कोशिश की कि सिल्क प्रोडक्शन जो है उसको इनकरेज किया जाए, ताकि ये जो यूरोपियन मार्केट की जो बढ़ती हुई डिमांड जो है, ग्रोइंग डिमांड जो है, उसको पूरा किया जा सके और उसको पूरा करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। ये किसने सोचा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने सोचा। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वाज एन एरिया वेयर द संथाल्स रियर्ड कोकून्स। अब हजारीबाग कहाँ है? वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। हजारीबाग पलामू एरिया जो है ये क्या है? रिच रिसोर्सेज का रिच एरिया है, जैसे कोल वगैरह, आयरन ओर वगैरह यहाँ पर अच्छा निकलता है। तो ये हजारीबाग जो है ये एक ऐसा क्षेत्र था, वहाँ पर संथाल जनजाति के लोग जो है वो कोकून्स पाला करते थे, यानी सिल्कवॉर्म्स के कोकून्स जो हैं उनको रियर किया करते थे, पालते थे। The traders dealing in silk sent in their agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons। अब ये व्यापारी वर्ग जो था, जो सिल्क में डील करता था, यानी जो सिल्क जो है खरीद कर बेचा करता था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने अपने एजेंट्स जो हैं, यानी बीच के जो इनके दलाल जो हैं, उनको भेजना शुरू कर दिया। कहाँ? इन ट्राइबल ग्रुप्स के पास, ट्राइबल पीपल के पास, और उनको लोन देना शुरू कर दिया उनके जरिए, और उनसे लोन देकर क्या करना शुरू कर दिया? कोकून्स जो थे उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। यानी वो जो कोकून पालते थे उसके बदले में उनको लोन देते थे, पैसा उधार देते थे कि इनसे तुम कोकून खरीदो, और फिर कोकून पालने के लिए उनको लोन दे दिया, उस पैसे के बदले उनसे कोकून सस्ते में खरीद लेते थे। The growers were paid ₹3 to 4 for 1,000 cocoons। और अब देखिए, ये पालने वाले जो ट्राइबल लोग जो थे, ये ग्रोवर्स जो थे, इनको इनके कोकून्स के बदले क्या किया जाता था? मात्र 1000 कोकून के बदले मात्र 3 या 4 रुपए जो है वो दिए जाते थे। सिर्फ 3 या 4 रुपए के बदले 1000 कोकून उनसे खरीद लिए जाते थे। फिर इन कोकून्स को क्या किया जाता था? एक्सपोर्ट किया जाता था। These were then exported to बुर्डवान और गया, वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। फिर इन कोकून्स को खरीद कर ये क्या करते थे? इनको बेच देते थे। कहाँ? एक्सपोर्ट कर देते थे, भेज देते थे। कहाँ? बुर्डवान और गया। वहाँ पर इन कोकून्स को इनकी कीमत जो है उससे 5 गुना ज़्यादा में बेच दिया जाता था। यानी 3 या 4 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया। तो कितना फायदा हो गया कंपनी को? बहुत ज़्यादा फायदा जो है कंपनी को हो जाता है, और उसी के चलते जो है इन्होंने ये बिजनेस शुरू कर दिया। द मिडिलमैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज्ड डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड द सिल्क ग्रोअर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। अब ये मिडिलमैन जो थे, एजेंट जो थे, एजेंट या मिडिलमैन क्यों बोलते थे इनको? क्योंकि ये जो है उगाने, ये कोकून रियर करने वाले जैसे ट्राइबल्स और जो एक्सपोर्टर्स जो थे उनके बीच की कड़ी थे। तो इनको क्या बोला जाता था? मिडिलमैन या एजेंट बोला जाता था। इनका अच्छा मुनाफा होता था। ये जो है एक्सपोर्टर से अच्छी कीमत लेते थे और बदले में उधर जो रियरिंग का काम करते थे उनको कम कीमत देते थे, तो इनका अच्छा मुनाफा हो जाता था। द सिल्क ग्रोअर्स अर्नड वेरी लिटिल
अब सिल्क ग्रोअर जो थे, कॉकून रियरर जो थे, उनको तो बहुत कम पैसा मिलता था, क्योंकि उनको तो सिर्फ 3-4 रुपए ही दिए जाते थे 1000 कोकून के बदले, और वो 20 में बेचता था एक्सपोर्टर को। तो अब देखिए मुनाफा एक्सपोर्टर तो और भी ज्यादा में बेचता था, लेकिन यहाँ मुनाफा कौन कर रहा है? एजेंट या मिडिल मैन जो है वो उठा रहा है, ये प्रॉफिट बना रहा है। ठीक है। Understandably, many tribal groups saw the market and the traders as their main enemies. और जब उनको समझ आया ट्राइबल्स को कि यार ये तो हमारे साथ बड़ा धोखा हो रहा है, हमसे 3-4 रुपए में खरीद लिया जाता है और फिर दूसरों को वो इतने महंगे में बेचा जाता है, तो जैसे इनको ये समझ आता है, अंडरस्टैंडेबली जैसे ये बात इनको समझ आ जाती है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, बहुत से ट्राइबल ग्रुप जो है वो क्या देखते हैं? मार्केट और जो ये ट्रेडर्स जो हैं उनको अपना दुश्मन मान लेते हैं कि ये तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, ये तो हमारा क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। बहुत गलत बात है। अब देखिए इधर जो है हमें एक डायग्राम दिया गया है, ए हजंग वुमेन वीविंग ए मैट फॉर वुमेन डोमेस्टिक वर्क वाज नॉट कन्फाइंड टू द होम। अब देखिए ये एक महिला जो है ये मैट बना रही है, चटाई बना रही है, ठीक है। ये हेजेंग की महिला है जो कि चटाई बना रही है। महिलाओं के लिए डोमेस्टिक काम जो है वो सिर्फ घर के काम तक नहीं था। दे कैरिड देयर बेबीज विद देम टू द फील्ड्स एंड द फैक्ट्रीज। वो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर खेतों में काम भी करती थी और फैक्ट्रीज में काम भी करती थी। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में ये बच्चा जो है इस महिला के पीठ से बंधा हुआ है और ये महिला जो है ये काम कर रही है, यानी डोमेस्टिक वर्क जो है इनका घर तक नहीं होता था, बाहर जाकर भी इनको काम करना पड़ता था। तो यहाँ हमने देखा है कि ये कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं जो परेशानी झेल रहे थे, ये क्या पाते हैं कि ये व्यापारी और ये बाजार दोनों ही उनके मेन दुश्मन हैं, राइवल्स हैं। अब यहाँ पर हमें एक डायग्राम और मिला है, ये बिहार के कोल माइनर्स हैं, यानी बिहार की जो कोयले की खानें हैं उनकी तस्वीर है 1948 की, यानी ये आज़ादी के बाद की है। In the 1920s, about 50% of the miners in the Jharia and Raniganj coal mines of Bihar were tribals। कि 1920 के दशक में अगर देखें तो रानीगंज और झरिया की जो कोल माइंस जो थी, कोयले की खानें जो थी, उनमें 50% वर्कर जो है वो कौन थे? ट्राइबल पीपल थे, यानी ट्राइबल लोग थे। वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड सफोकेटिंग माइंस वाज नॉट ओनली बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस, इट वाज ऑफन लिटरली किलिंग। कि इन कोयले की खानों में गहराई में अंधेरे में जाकर और सफोकेटेड, जहाँ पर हवा वगैरह कुछ नहीं आती थी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी, ऐसी माइंस में काम करना केवल कमर तोड़ ही नहीं था, क्योंकि पर्याप्त खड़े होने के लिए जगह भी नहीं होती थी, यूँ झुककर जो है इनको काम करना पड़ता था। अंधेरे में ही सांस लेने के लिए भी आपको पता है अंडरग्राउंड में कहाँ होती है फ्रेश ऑक्सीजन, तो सफोकेटिंग माइंस में ये काम करते थे। वो केवल कमर तोड़ और खतरनाक ही नहीं था, प्राय ये किलर होता था, यानी इसके अंदर कोयले से जो धुआं निकलता था, तोड़ने पर जो डस्ट उड़ती थी, उससे बहुत जल्दी इंसान जो है उसके फेफड़े खराब हो जाते थे। तो ये लिटरली हम क्या कह सकते हैं? किलर था काम। इन द 1920s over 2000 workers died every year in the coal mines in India। 1920 के दशक में भारत की जो कोल माइंस जो थी उनमें हर साल जो है लगभग 2000 आदमी मर जाते थे। तो ये तस्वीर उसकी दी गई है कि ये जनजातीय ट्राइबल पीपल जो है इन कोल माइंस में काम किया करते थे। अब हम बात करेंगे द सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश। द plight of the tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse। यहाँ तक कि वो जनजातीय लोग जिनको अपना घर छोड़कर दूरस्थ स्थानों पर जाकर काम की तलाश करनी पड़ती थी, सर्च ऑफ वर्क करना पड़ता था, उनकी प्लाइट तो, उनका जीवन तो और ज़्यादा खराब था, वर्स था, बेकार था। From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important industry। 19वीं शताब्दी के अंत में आते आते टी प्लांटेशंस जो है यानी चाय के जो बागान हैं वो, और उसके अलावा जो है
कोल माइनिंग, यानी माइनिंग जो है, चाहे वो कोल की हो चाहे किसी आयरन ओर की हो, माइनिंग और टी प्लांटेशन जो है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गई थी। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड in large numbers to work the tea plantations of Assam and the coal mines of Jharkhand। और ये ट्राइबल पीपल जो थे, जो मजबूर हो गए थे जंगल छोड़ने के लिए, क्योंकि नई फॉरेस्ट लॉज बनी थी, उनके चलते उनको फॉरेस्ट कलेक्शन से रोक दिया गया था, हंटर गैदरर्स के मूवमेंट पर रोक लगा दी थी। तो ये बेचारे मजबूरन जो है अपना पेट पालने के लिए दूरस्थ स्थानों पर काम की तलाश में जाने लगे। तो इनका रिक्रूटमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती कहाँ होने लगी इनकी, लार्ज नंबर में चाय के बागानों में, और आसाम के चाय के बागानों में, और झारखंड की जो कोल माइंस जो थी इनमें जो है इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो है वो होने लगा। ठीक है, दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम मिजरेबली लो वेजेस। अब ये ट्राइबल पीपल थे, बेचारे अनपढ़ थे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था सिटी का, जंगलों में रहने वाले थे। तो इनका रिक्रूटमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए होता था, यानी ठेकेदार अपने बिहाफ पर करते थे। तो ये भी क्या करते थे, बहुत ही लो वेजेज जो है इनको दिया करते थे। जैसे मान लो ये फैक्ट्री है, या फिर माइनिंग है। अब इसमें जो है मजदूर आते हैं, मजदूर कहाँ से आते हैं, ट्राइबल्स आते हैं। अब इनको कुछ आता नहीं था, कुछ पता नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से आते थे। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ये क्या कहते थे इनसे कि ये ट्राइबल्स जो है ये मेरे हैं, यहाँ पर लगाओ। इनकी वेजेज जो है पहले किसके पास जाती थी, कॉन्ट्रैक्टर के पास, और कॉन्ट्रैक्टर जो है इनको दिया करता था। तो ये भी अपना कमीशन जो है पहले रख लिया करता था। तो ये बहुत ही मिजरेबली लो वेजेज जो है इनको देता था, और ये मजबूर थे काम करने पर क्योंकि इनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और उसके बाद बहुत कम पैसे में इनसे काम करवाता था और घर भी नहीं जाने देते थे, यानी टी प्लांटेशंस में इनको कैद कर लेते थे, या फिर जो माइनिंग एरिया जो है वहाँ पर इनको बंद कर लिया जाता था, घर जाने से भी रोक दिया जाता था कि कोई जैसे कि भाई इतने से कम पैसे में मैं क्या करूँगा, तो उसको घर भी वापस नहीं जाने दिया जाता था। तो इस तरीके से ये ट्राइबल ग्रुप जो था ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था ट्राइबल ग्रुप। किस वजह से सफर्ड, क्यों, न्यू फॉरेस्ट लॉज की वजह से। ये जो नई फॉरेस्ट लॉज जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी इनके कारण जो है ये ट्राइबल पीपल जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है क्लोजर लुक। तो इस क्लोजर लुक को हम देख लेते हैं थोड़ा कि थ्रू द 19th and 20th centuries tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in law, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay and the exploitation by traders and money lenders। अब क्या करेंगे, अगर फॉरेस्ट लॉज इनको इतना परेशान करेंगी, इतना जो है बंदिश लगाएंगी इनके ऊपर, तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में आते आते ट्राइबल ग्रुप्स जो थे देश के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने रिबेल करना शुरू कर दिया, क्रांति करना शुरू कर दिया। किसके विरुद्ध, जो कानूनी बदलाव जो हो रहे थे उनके विरुद्ध। क्यों, क्योंकि जो लॉज बनाई जा रही थी उनमें उनकी जो प्रैक्टिसेस जो थी, ट्राइबल्स की प्रैक्टिसेस जो थी उस पर रेस्ट्रिक्शन यानी रोक लग रही थी। नए टैक्स जो है वो ट्राइबल्स पर लगाए गए थे, उनको नए नए टैक्स जो है वो पे करने पड़ रहे थे। इसके अलावा ट्रेडर्स जो है वो भी ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, बहुत कम पैसे में उनका मटेरियल खरीदते, लोन देते और बहुत कम पैसे में उनका सामान खरीद लेते। इसके अलावा मनी लेंडर्स जो है वो भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो इन सभी कारणों की वजह से क्या कर दिया, ट्राइबल ग्रुप ने रिबेल कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन किया जाए
what were the reasons of tribal rebellion? कि ये जनजातीय लोग जो हैं इनकी क्रांति के क्या कारण थे, तो आप क्या कारण बताएंगे? सबसे पहला जो है वो क्या है? चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज। दूसरा कारण क्या बताएंगे आप? दूसरा कारण जो है वो रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तीसरा कारण क्या बताएंगे? इम्पोज ऑफ न्यू टैक्सेस। ठीक है, चौथा कारण क्या बताएंगे? एक्सप्लॉइटेशन of traders and money lenders। ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से ट्राइबल पीपल जो है या ट्राइबल ग्रुप जो है उन्होंने क्या किया? क्रांति की। तो क्लोजर लुक में हमने देखा कि क्या कारण था कि इन ट्राइबल पीपल ने जो है रिबिलियन किया, किसके विरुद्ध? न्यू फॉरेस्ट लॉज के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि न्यू फॉरेस्ट लॉज जो थी उनमें कई बदलाव आए। बदलाव क्या थे कि एक तो इनको नेचुरल हैबिटेट से क्या किया जा रहा था? स्टक आउट किया जा रहा था। उसके बाद जो है न्यू फॉरेस्ट लॉज के चलते झूम कल्टीवेटर्स जो हैं उनको भी फोर्स किया जा रहा था एक जगह रहने के लिए। हंटर गैदरर्स जो है उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था हंटिंग और गैदरिंग के लिए, तो इस वजह से उनको परेशानी आने लगी। उसके बाद जो उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो थी, हंटिंग है, गैदरिंग है, मूविंग वन प्लेस टू अनदर है, उनसे रोका जा रहा था, तो ये भी एक कारण बना। उसके बाद जो है नए टैक्सेस जो है रेवेन्यू के ये जो लगाए गए उन पर भी कॉलोनियल ऑफिसर्स के द्वारा, वो भी एक रीजन था। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा था कोकून रियरिंग का कि झारखंड वाला जो हजारीबाग वाला क्षेत्र जो है उसके ट्राइबल पीपल जो है वो कोकून रियरिंग का काम करते थे, तो उनसे बहुत कम पैसे में खरीदकर हाई रेट पर बेचा जाता था, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, वो भी एक कारण था। तो इस तरीके से हमने जो है डिफरेंट रीजंस जो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम बिरसा मुंडा के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में कि ये बिरसा मुंडा जिसका नाम चैप्टर की शुरुआत में भी आया था और अब एंड में भी आ रहा है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए ही इतना ही कि क्या कारण था कि रिबिलियन हुई किनकी? ट्राइबल पीपल की, तो उसके रीजंस हमने देख लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, और कल की क्लास में हम देखेंगे बिरसा मुंडा को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।